Hello friends, welcome back to the channel. My name is Kiran Ghosh. So today I will discuss about the history portion for DSSB TGT. Okay, so if you see the syllabus, so first see the syllabus and then you start watching the video. So I am starting from Indian geography, that is modern India. So रिवॉल्ट ऑफ 1857 से जैसे सिलेबस में दिया हुआ है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947. तो इंडियन हिस्ट्री में, सॉरी मैंने जियोग्राफी बोला, क्लब क्या है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया में हमारा ये दो ही यहाँ पर जो है टॉपिक मेंशन किया गया है. यस, ठीक है. तो चलिए, मैं बेसिकली ये जो नोट्स है, मैंने जब क्वेश्चन पेपर का एनालाइज किया तब मेरे को ऐसा लगा कि सारे क्वेश्चंस फैक्चुअल है, तो फिर एनसीईआरटी पढ़ने के उसमें फ़ायदा नहीं है. और फ़ायदा तो है, डेफिनेटली है, बट टाइम नहीं है अब. ठीक है, तो थोड़ा बहुत पढ़ के जाना अच्छी बात है कि बिना कुछ पढ़े ही चले जाना से ये अच्छी बात है. तो मैं कहूँगा कि अगर आप ये वीडियो कम्प्लीटली देखते हो और सिर्फ मत देखो, इसमें सुन के हर एक जो पॉइंट में बता रहा हूँ उसको नोट डाउन करो. ठीक है, वो इन्फॉर्मेशन को अपने हाथों से लिखो. ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि आपका मेमोराइजेशन भी बढ़ जाएगा, मेमोराइजेशन कैपेसिटी बढ़ जाएगा. तो चलिए स्टार्ट करते. मैं लूसेंट से ये नोट प्रिपेयर किया हूँ, जो भी है शॉर्ट नोट मैंने पढ़ते पढ़ते बनाया कि यार कौन कौन सा इंफॉर्मेशन इम्पोर्टेंट था या जो भी मेरे को लगा उस हिसाब से मैंने इसमें नोट किया. बाकी जो एक्सप्लेनेशन वाली पार्ट था वो मैंने कुछ भी यहाँ पर नोट नहीं किया. तो चलिए ज़्यादा देरी और बात ना करके एक्चुअल टॉपिक में आता हूँ. देखो, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के दौरान जो भी हमारा जो गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड कैनिंग था. ठीक है, और इस समय नाना साहेब एक पर्सन थे, उसका उन्होंने क्या कौन था, नाना साहेब जो भी है पेशवा था, तो वो पेशवा बाजीराव टू का एडॉप्टेड सन था. ठीक है, तो ये बात है, ये याद रखना कि नाना साहेब किसका सन था, ये शायद प्रीवियस ईयर पेपर में था भी. देन देखो, अवध वाज एनेक्स्ड इन 1856 ऑन चार्जेस ऑफ मैल एडमिनिस्ट्रेशन. तो इस टाइम ये रिवॉल्ट के पहले क्या हो रहा था कि ब्रिटिश ने बहुत सारे हमारा जो राज्य था उनको अधिकार कर रहा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के इसके कारण दिखाकर या फिर मैल एडमिनिस्ट्रेशन का कारण दिखाकर. तो अवध एक ऐसा राज्य था जिसको मैल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के एक्सक्यूज़ में या फिर चार्जेस में उसको कैप्चर कर लिया गया था 1856 में. देन सातारा, झांसी, नागपुर, संबलपुर, ये सारे जगह को, सातारा, झांसी, नागपुर एंड संबलपुर को एनेक्स्ड ओइंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है देख लीजिएगा. देन एबोलिशन ऑफ सती ये हुआ था 1829 में, एंड लीगलाइजेशन ऑफ विडो रीमैरेज 1856 में हुआ. देन ऑन मार्च 29 1857 एंड इंडियन सिपाही ऑफ 34 नेटिव इन्फेंट्री मंगल पांडे. तो क्वेश्चन ये पूछा गया था कि मंगल पांडे कौन सी जो है बिलोंग करता था, ऐसा कुछ था. वहाँ पर ऑप्शन था 34 नेटिव इन्फेंट्री, 33 नेटिव इन्फेंट्री, 32 नेटिव इन्फेंट्री, ये सर ऑप्शन था. आप जस्ट मेरा पहला वीडियो देखिए जो मैंने शेयर किया था कि हिस्ट्री का क्वेश्चन फ्रॉम DSSB TGT सोशल साइंस, वहाँ पर ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ मिल जाएगा आपको, ट्रस्ट ना हो तो. ठीक है, तो उस हिसाब से ही मैंने इसको लूसेंट को अप्रोच किया है इस बार, और मैंने पढ़ा है और नोट बनाया है. तो ऑन मार्च 29 1857, कितना डेट था, मार्च 29, फरवरी एंड होता है 29 से कभी कभी, तो वही यहाँ पर फरवरी नहीं है, मार्च है. तो मार्च 29 1857 में मंगल पांडे ने जब हमला किल किया दो ब्रिटिश ऑफिसर के, हुक्सन एंड बॉरोग, BAUGH बॉग को, तो तब एक्चुअली में ये जो रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो मंगल पांडे सिपाही म्यूटनी 34 नेटिव इन्फेंट्री में वो सिपाही था. ठीक है, अब देखो यहाँ पर कहाँ पर किल किया था, तो बैरकपुर में नियर कलकत्ता, एंड ये बिगिनिंग ऑफ रिवॉल्ट यहाँ से शुरू होता है. द म्यूटिनी रियली स्टार्टेड एट मीरठ ऑन 10th में. इन्होंने किया 29th में. ठीक है, मार्च है ना, 29th मार्च, यस 29th मार्च उन्होंने ऐसा किया फर्स्ट टाइम, तो बिगिनिंग माना जा रहा है. बट एक्चुअल में रियल जो मतलब व्यापक स्केल में स्टार्ट हो गया कब, 10th मई को 1857 में. यहाँ पर जब ये शोर मचाया गया या फिर बोला गया कि मारो फिरंगी को, इस म्यूटिनी सिपाहीज ये नारा लगाया, मारो फिरंगी को. तो
मेरठ में ये शुरू हुआ 10 मई को 1857 में, और तब मेरठ से दिल्ली तक सिपाही ने जो है मार्च किया, ठीक है, मार्च टू दिल्ली फ्रॉम मेरठ। ऑन 11th May soldiers proclaimed the 82-year-old बहादुर शाह टू जाफर एज शहंशाह ई हिंदुस्तान, दैट इज एम्परर ऑफ इंडिया। तो इन सिपाही ने मिलकर फिर वो 11th मई को 10th में दिल्ली पहुंच गया, और 11th में उन्होंने किया क्या, बहादुर शाह टू जाफर जो था उनको एम्परर ऑफ इंडिया ये घोषित किया। नाउ सेंटर एंड इंडियन लीडर, तो ये रिवॉल्ट ऑफ 1815 के डिफरेंट सेंटर्स थे, तो उन सेंटर्स में लीडर कौन था वो भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए दिल्ली, क्योंकि पहले यहाँ पर एक्चुअल में रैली स्टार्ट हो रहा है दिल्ली, मेरठ से दिल्ली चले जा रहा है, तो वहाँ का लीडर था हमारा बहादुर शाह एंड बख्त खान, BAKHT, बख्त खान। प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकता है, आपके हिसाब से आप बोलिएगा। देन देखिए कानपुर सेंटर में आपका इंडियन लीडर था नाना साहिब एंड तांतिया टोपी, ओके। देन लखनऊ का था बेगम हजरत महल एंड झांसी का था रानी लक्ष्मीबाई। देन इलाहाबाद सेंटर का लीडर था लियाकत अली, इलाहाबाद सेंटर का लीडर था लियाकत अली। देन जगदीशपुर, ये बिहार में स्थित है, यहाँ का इस सेंटर का लीडर था कुंवर सिंह एंड अमर सिंह, ठीक है। अब देखो कुछ पर्सन है, इस उनका एक ओरिजिनल नाम है और कुछ निकनेम था। तो नाना साहेब, इसका ओरिजिनल नाम था धुंधु पांत, जो एडोप्टेड सन था बहादुर शाह टू का, ठीक है। तो याद रखिएगा नाना साहब का ओरिजिनल नाम क्या है, धुंधु पांत। तांतिया टोपी का भी एक ओरिजिनल नाम है, वो है रामचंद्र पंडरोंग, ठीक है। देन बहादुर शाह टू वाज डिपोर्टेड टू रंगून, डाइड इन 1862, मतलब ये इस 1857 रिवॉल्ट के द्वारा उसको एम्परर ऑफ इंडिया घोषित किया गया। उन्होंने इसका लीडरशिप लिया, और फिर जब ये शांत हो गया 1858 में ही इंग्लैंड ने लगभग कंट्रोल कर लिया, सारी चीज़ें फिर से हाथ में ले लिया इंडिया का कंट्रोल। तो उनको बहादुर शाह को डिपोर्टेड, मतलब रंगून में उसको डिपोर्ट कर दिया या फिर बंदी शायद बना लेंगे, ठीक है। तो उन्होंने वहाँ पर 1862 में उसका डेथ हो गया। देन ह्यूज रोज डिस्क्राइब्ड लक्ष्मीबाई एज द बेस्ट एंड ब्रेवेस्ट मिलिट्री लीडर ऑफ द रेबेल। अब देखो मैंने उस क्वेश्चन में भी बोला था कि बहुत सारे कोटेशंस था जो कि लूसेंट में मेरे को नहीं मिला, तो ये एक मिला कि यार ये इंटरेस्टिंग सी है, हो सकते पूछ ले, तो इसलिए मैंने नोट किया। बाकी बहुत सारे था कोटेशन था, तो मेरे को लगा नहीं कि इंपॉर्टेंट है, तो अगर आपको लगता है तो डेफिनेटली लूसेंट पढ़ लीजिएगा। नाउ अदर इंपॉर्टेंट लीडर्स, और कौन था, तो खान बहादुर खान था, ये कहाँ का लीडर था, बरेली की था। देन डोंका शाह, ये फैजाबाद का था। देन आजिमुल्ला खान फतेहपुर का था। देवी सिंह मथुरा का था। कदम सिंह मेरठ का था। एंड इंग्लिश अथॉरिटी री एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया ड्यूरिंग जुलाई टू दिसंबर 1858, एक साल के अंदर अंदर इन्होंने सारे चीज निपट दिया, ठीक है। देन सिंधियाज, एक इसका मेजर रीजन क्या था, क्योंकि सिंधियाज होलकर्स निजाम एक्टिवली हेल्प द ब्रिटिश, इसके दौरान निजाम होलकर्स एंड सिंधियाज, ये तीनों जो गोष्ठी का पीपल थे, उन्होंने ब्रिटिश को हेल्प किया था, इंडियन सिपाही को हेल्प नहीं किया था। तो इसलिए इंग्रेज को आसान हुआ जो सिपाही म्यूटनी था उसको कंट्रोल करने में। देन देखो इंपॉर्टेंट बुक्स कुछ लिखा गया इस एक साल की जो घटनाक्रम है उसमें, उसके ऊपर बहुत सारे बुक लिखा गया। तो उनमें से 6 यहाँ पर 7 बुक आपको याद रखना होगा। द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, तो पहला बुक्स लिखा कार्ल मार्क्स ने और 1859 में, वो भी एक साल के अंदर ही बुक निकाल दिया, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। और लगभग इसको ही कॉपी करके देखो फिर से एक 100 ईयर लेटर लिख रहा है हमारा सावरकर, नहीं 100 ईयर तो नहीं, 1859 एंड 1909 में लिख रहा है। तो याद रखना है साथ साथ कि द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इन्होंने इसको लिखा कार्ल मार्क्स ने 1859 में, और 1909 में फिर से लिख रहा है सावरकर, वैसा ही कुछ नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट वर्ड हटा दिया, सिर्फ द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडियन नहीं होगा, द इंडिया वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ऐसा करके सावरकर ने एक बुक लिखा था। अब देखो तीसरा बुक है कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, कॉजेज ऑफ इंडियन रिवॉल्ट, तो ये सैयद अहमद खान ने लिखा 1873 में, सैयद अहमद खान ने लिखा 1873 में कॉजेज ऑफ इंडियन रिवोल्ट। देन द सिपाही म्यूटनी एंड द रिबेलियन ऑफ 1857, तो ये इसने लिखा RC मजूमदार ने लगभग 100 ईयर्स बाद 1957 में। देन सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, ये भी 1957 में लिखा गया, SB चौधरी ने लिखा, SB चौधरी, सिविल रिबेलियन इन इंडियन म्यूटनीज, SB चौधरी। देन रिबेलियन 1857 आ सिंपोसियम, PC जोशी ने लिखा 1957 में। देन बुक का टाइटल था ओनली द ईयर 1857, मतलब 1857
1857 ये था बुक का टाइटल। इसको लिखा एसन सेन ने 1957 में, 100 ईयर्स लेटर। इन अगस्त 1858 कंट्रोल इन इंडिया वाज ट्रांसफर्ड टू द ब्रिटिश क्राउन, फिर से ब्रिटिश के हाथ आ गया, सॉरी ये कंपनी के पास था कंट्रोल। अब ये रिवोल्ट के बाद क्या हुआ कि इंडिया का जो कंट्रोल है वो ब्रिटिश क्राउन के पास चला गया, यानी जो इंग्लैंड का जो रानी था उसके पास। देन पुट एन एंड टू द रूल ऑफ द कंपनी, कंपनी का रूल यहाँ पर खत्म होता है ना। गवर्नर जनरल ऑल्सो गिवन द टाइटल वाइसरॉय, गवर्नर जनरल जो हमने पढ़ा लॉर्ड कैनिंग था, उसका टाइटल चेंज होकर क्या गया, वाइसरॉय बन गया। और जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी जिसका कोई क्या हो सॉन नहीं होगा उसका राज्य हड़प लिया जाएगा, ऐसा कुछ नीति था, उसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स शायद बोला जाता है, तो एक बार देख लीजिएगा। उसको भी विथड्रॉ कर लिया गया। एंड आफ्टर द रिवोल्ट ब्रिटिश परसुएड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और इस रिवोल्ट के बाद ब्रिटिश ने ये सोचा कि ऐसे हम इंडिया को कंट्रोल में नहीं रख सकते, इसके लिए हमको डिवाइड कर देना होगा इंडिया के, अगर हमको रूल करना है तो ये था लगभग रिवोल्ट ऑफ 1857। ठीक है, इतना कुछ चीज़ें आपको याद रखने से हो सकता है कि 2-1 क्वेश्चन आपको कॉमन मिल जाए, क्योंकि मैंने बोला कि जो 2-4 इन्फॉर्मेशन PYQs में ऑलरेडी आ चुका है। आई होप कि उसी के बेसिस पे होगा। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखते हैं 1885 टू 1947 जो हमारा फ्रीडम स्ट्रगल है, ये वाला टॉपिक। देन देखो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885 में ही एस्टेब्लिश किया जाता है, तो मैंने 1885 से पढ़ा, बाकी बहुत सारे था तो मैंने उसको नहीं पढ़ा, लूसेंट की ही बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने 1885 से उठाया है, चीज़ें शुरू किया है। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन स्टार्ट किया गया 1885 में। इसका फाउंडर क्या था, देखो कौन था, फिरोज शाह मेहता, KT ताइलोंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। फिरोज शाह मेहता, KT ताइलोंग एंड बदरुद्दीन तैयब जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस इसी ईयर फॉर्म किया गया, INC 1885 में बॉम्बे में। और किसने फाउंड किया इसको, AA ह्यूम ने। अब ये AA ह्यूम कौन था, एक इंग्लिश मैन था, एक सिविल सर्वेंट था। द फर्स्ट सेशन ऑफ INC वाज हेल्ड एट गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज। INC का फर्स्ट सेशन कहाँ हुआ, बॉम्बे में ही हुआ, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में, अंडर द प्रेसिडेंटशिप ऑफ WC बनर्जी। ये कौन था, WC बनर्जी कोलकाता का लॉयर था। देन यहाँ पर 72 डेलीगेट्स ने इस लेक्चर को अटेंड किया था या फिर सेशन को अटेंड किया था। और इसके बाद बनता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 में। 1885 में हमारा देखा, तो ये अलग टॉपिक है, इंडियन काउंसिल एक्ट बन जाता है 1892 में, फिर से अलग इन्फॉर्मेशन है। देन देखो बाल गंगाधर तिलक, तो इन्होंने किया था लॉन्च 2 न्यूज पेपर्स, वन इज केसरी दैट इज इन मराठी एंड सेकेंड वन इज द मराठा इन इंग्लिश। देखो मैंने वीडियो में दिखाया, एक क्वेश्चन आया था तो वहाँ पर मराठा करके लिखा था, मैंने प्रोनाउंस भी ऐसे ही किया, बट वो मराठा होगा, नाम मराठा है, इंग्लिश में पब्लिश किया गया था। और ये शायद न्यूज़पेपर जो है इंग्लैंड में चलता था या फिर अमेरिका में, देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बाल गंगाधर तिलक 2 न्यूज़पेपर पब्लिश किए थे, एक था केसरी इन मराठी एंड मराठा इन इंग्लिश। देन ही ऑर्गेनाइज्ड गणपति फेस्टिवल इन 1893 एंड शिवाजी फेस्टिवल इन 1895। तो ये बात भी याद रखना पड़ेगा आपको, 100 ईयर्स हम चले आए। ठीक है, तो देखो टाइम ट्रैवल अगर आपको करना है ना, तो टाइम मशीन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप हिस्ट्री ध्यान से पढ़िए, कोई एक अच्छा सा बुक हिस्ट्री का पढ़िए, आप टाइम ट्रैवल इजीली कर लोगे। देखो मेरे को आज लगा ऐसा, बाय द वे it's a part of joke. He was deported to Mandalay jail, Barmach for writing seditious articles. तो ये बाल गंगाधर तिलक को बाद में क्या करा, मैंडले जेल में भेज दिया गया, इन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ आर्टिकल लिखा था इसलिए। He started Home Rule League in 1916, तो इन्होंने 19 और ये जो जेल था ये 6 ईयर्स के लिए था। ठीक है, उनका फिर 1916 में उन्होंने होम रूल लीग स्टार्ट किया। एंड ही रोट गीता रहस्य, ये एक बुक भी शायद लिखा है गीता रहस्य बोल के। देन तिलक एसर्टेड, उन्होंने क्या बोला था कि स्वराज इज माई बार्थ राइट एंड आई विल हैव इट। तो ये इंपॉर्टेंट कोट है बट इजी है, क्योंकि हम पहले भी क्लास 10th में ये सारे चीज़ सुना हुआ है। लक्ष्मीबाई के बारे में जो बात है मैं वो भी सुना था और ये भी सुना था। ठीक है, तो काफ़ी इजी है। आप देखो लाला लाजपत राय के बारे में जानते हैं, ये पंजाब से था और ये इन्होंने नेशनल स्कूल स्टार्ट किया था लाहौर में और बॉयकॉटेड साइमन कमीशन। ठीक है, देन बिपिन चंद्र पाल, इन्होंने इंग्लिश वीकली एक स्टार्ट किया था, उसका नाम था न्यू इंडिया। ठीक है, ये आपको कुछ और लग सकते हैं बट ये है न्यू इंडिया। इन्होंने वंदे मातरम नाम की भी एक
स्टार्ट किया, सारे न्यूज़पेपर ही है या फिर मैगजीन्स टाइप का है, तो न्यू इंडिया एंड वंदे मातरम ये दोनों किसने स्टार्ट किया था? बिपिन चंद्र पाल ने। देन श्री अरविंद घोष, इन्होंने क्या था? स्टार्टेड बंगाली डेली, दैट इज जुगांतर। इन्होंने, अरविंद घोष वेस्ट बंगाल से था, तो बंगाली में एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया जिसका नाम था जुगांतर, एंड इन्होंने सेडिशियस आर्टिकल्स लिखा इन वंदे मातरम, जो कि ना लाल बाल पाल बिपिन चंद्र पाल ने जिसको स्टार्ट किया था वंदे मातरम, उसमें इन्होंने सेडिशियस आर्टिकल्स लिखा ब्रिटिश के बारे में। देन अदर एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स, तो ये लाल बाल पाल तीनों ही एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे, और अदर्स कुछ नाम है जैसे कि अश्विनी कुमार दत्त, टी प्रकाशम एंड चिदम्बरम पिल्लाई, ये सारे भी एक्सट्रीमिस्ट ही थे। द पार्टीशन ऑफ बंगाल केम इनटू इफेक्ट ऑन अक्टूबर 16, 1905, ठीक है। ऑन अगस्त 1905 ए रेजोल्यूशन टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड। ये सारा बात आपको पता होगा, बट देखो डेट भी कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, डेट भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो ऑन अगस्त 7, 1905 ए रेजोल्यूशन टू बॉयकॉट ब्रिटिश गुड्स वाज अडॉप्टेड, अगस्त 7 में 1905 का। देन इन दिसंबर, और ये मांद भी, दिसंबर 1906 ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज सेट अप बाय नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका। तो 1906 में दिसंबर में, मतलब एंड ऑफ द 1906, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका, इन्होंने मुस्लिम लीग को, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को फाउंड किया। देन द लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल, इन्होंने बंगाल को पार्टीशन चाहते थे। डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, मुस्लिम के लिए एक अलग से इलेक्टोरेट भी चाहते थे। इन दिसंबर 1906 एट कोलकाता द आईएनसी अंडर द लीडरशिप ऑफ दादा भाई नौरोजी एडॉप्टेड स्वराज एज द गोल ऑफ इंडियन पीपल। तो दिसंबर 96 में जब मुस्लिम लीग बनी, तभी आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, स्वराज को इंडियन पीपल का एकमात्र एम माना, ठीक है, या फिर आईएनसी का एकमात्र एम माना। देन सुराट स्प्लिट, इसके बाद 1907 में सुराट स्प्लिट होता है, जहाँ पर आईएनसी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, ये जो पार्टी था, ये दो हिस्सों में, दो भागों में बांटता है, दो ग्रुप में, एक होता है एक्सट्रीमिस्ट, एक होता है मॉडरेट्स, ठीक है। तो एक्सट्रीमिस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, लाल बाल पाल और अश्विनी कुमार दत्त, देन टी एन की चिदम्बरम पिल्लाई, देन टी प्रकाशम, ये सारे थे। और देखो सुराट स्प्लिट में क्या ये हुआ, ये सुराट स्प्लिट कहाँ होता है? डेफिनेटली सुराट में हुआ था। सुराट कहाँ है? रिवर तापी के बैंक में लोकेटेड है। अब एक्सट्रीमिस्ट वेयर लेड बाय लाल बाल पाल एंड मॉडरेट्स आर लेड बाय गोपाल कृष्ण गोखले, जो कि ना हमारा गांधी जी का पॉलिटिकल गुरु थे, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। इन्होंने मॉडरेट्स को लीड किया था और एक्सट्रीमिस्ट को लीड किया था लाल बाल पाल ने। देन मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स, ये आता है 1909 में, तो लॉर्ड मिंटो वाज द वाइसरॉय देन, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स में। देन एनविसेस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, जो कि ना मुस्लिम लीग ने डिमांड किया था, कब? 1906 में। उन्होंने उसको मान लिया, क्योंकि वही तो डिवाइड एंड रूल, ये तो यही लोग चाहते थे ना, वही लोग, ये तो यही तो चाहते थे। एनविसेस्ड सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम, एनविसेस्ड का मतलब ये है कि फ्यूचर में कुछ कोई चीज़ होगा, उसके बारे में आज मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसा होगा फ्यूचर में, हमारा प्लानिंग ऐसा है। मुस्लिम्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, ये सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या है कि मुस्लिम कैंडिडेट्स कुड ओनली वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट्स, ठीक है। नाउ होम रूल मूवमेंट, 1915-16 में होम रूल मूवमेंट, जो होम रूल लीग हमने स्टार्ट किया था, देखा बीजी तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने फॉर्म किया था 1916 में, ठीक है। तो तब इन्होंने फाउंड किया, देखो, होम रूल लीग को। और मूवमेंट जो है ये स्टार्ट किया एनी बेसांत ने, इंस्पायर्ड बाय द आयरिश रिबेलियन, स्टार्टेड होम रूल मूवमेंट इन सितंबर 1916, ठीक है। और फाउंड कब किया गया? 28 अप्रैल 1916 में इसको बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग को फाउंड किया। और एनी बेसांत ने, जिन्होंने एक आयरिश रिवोल्यूशन से इंस्पायर होके इन्होंने होम रूल मूवमेंट स्टार्ट किया सितंबर में, और तिलक ने इसको सपोर्ट किया। इन 1920 ऑल इंडिया होम रूल लीग चेंज्ड इट्स नेम टू स्वराज्य सभा, फिर 1920 में इसका नाम चेंज करके रखा गया स्वराज्य सभा, ठीक। देन देखिए लखनऊ पैक्ट 1916 और कांग्रेस लीग पैक्ट, ठीक है, मतलब मुस्लिम लीग और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच कोई चुक्ति हो रहा है, जिसको लखनऊ पैक्ट, लखनऊ में हुआ था इसलिए। तो इंपॉर्टेंट स्टेप इन हिंदू मुस्लिम यूनिटी, ठीक है, यहाँ पर एक लखनऊ पैक्ट। तो आई थिंक वो इलेक्टोरेट के बारे में कुछ डील हुआ था। अब देखो मॉन्टेगू डिक्लेरेशन या फिर अगस्त डिक्लेरेशन 1917, द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली। इस मॉन्टेगू डिक्लेरेशन में क्या बोला गया 1917 में कि द कंट्रोल ओवर द इंडियन गवर्नमेंट वुड बी ट्रांसफर्ड ग्रेजुअली टू द इंडियन पीपल। तो हमने स्टार्ट किया था 1885 में, हम चले 1917 में, ठीक है। और इस ईयर 1917 में डायरची सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। मॉन्टेगू डिक्लेरेशन के बाद डायरची सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आता है द गांधीयन एरा, ये स्टार्ट होता है 1917 से, चलेगा 30 ईयर्स यानी 47 तक,
देखो 1914 में क्या होता है, ये साउथ अफ्रीका छोड़कर इंडिया में चले आते हैं और नहीं जाएंगे साउथ अफ्रीका, परमानेंटली इंडिया चले आते हैं। और इसको अवार्ड दिया गया कि काइजर ई हिंद फॉर रेजिंग एन इंडियन एम्बुलेंस कोर ड्यूरिंग बोअर वॉर्स। देन चंपारण बोअर वॉर्स हमारे देश में नहीं था शायद, कहाँ थे, हाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ रहे थे, याद नहीं आ रहा। देन चंपारण सत्याग्रह इज फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन इंडिया अप्रैल 1907 में। तो अप्रैल 1907 में उन्होंने उसका फास्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया उन्होंने, जो कि चंपारण सत्याग्रह था। देन खेदा सत्याग्रह वाज इज फास्ट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। याद रखिएगा, पहला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बोला जा रहा है, जो कि चंपारण सत्याग्रह है, और खेदा सत्याग्रह जो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है। ठीक है, अब देखो सत्याग्रह अगेंस्ट द रावलाट एक्ट ऑन अप्रैल 6, 1919 वाज फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट, और उनका फर्स्ट ऑल इंडिया पॉलिटिकल मूवमेंट था रावलाट सत्याग्रह। ठीक है, देन जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था अप्रैल 13 को 1919 में, एंड चोरी चोरी घटना हुआ था फरवरी 5 में 1922 में। ठीक है, देन 1924 बेलगांव कर्नाटक सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फॉर द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम गांधी वाज इलेक्टेड द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। इसमें ही गांधी जो है प्रेसिडेंट का, सॉरी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने थे फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम 1924 में बेलगांव सेशन, या फिर ये कर्नाटक में हुआ था, कर्नाटक सेशन। देन देखो डांडी मार्च और सॉल्ट सत्याग्रह, इन्होंने मार्च 12 1930 में ये स्टार्ट किया डांडी मार्च, और चला था मार्च 5 तक 1931 में। तो इन्होंने 240 माइल्स ट्रैवल किया था, वॉक किया था इन 24 डेज में। देन गांधी अरविंद पैक्ट होता है, तो उसके बाद ये सॉल्ट सत्याग्रह खत्म होता है, जो कि होता है गांधी अरविंद पैक्ट 5 मार्च 1931। देन देखो 1942 में इन्होंने कॉल टू क्विट इंडिया मूवमेंट, कि अब तो ब्रिटिश को जाना ही पड़ेगा और नहीं हम तुमको रख सकते। देन फिर जून 3 1947 में माउंट बैटन प्लान दिया गया, और फिर पार्टीशन प्लान, कि भाई 2 कंट्री हमारा हो जाएंगे, एक इंडिया एक पाकिस्तान। देन देखो रावलाट एक्ट के बारे में थोड़ा जानते हैं, अब इनमें डिटेल में पढ़ना होगा, फिर से और भी है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ये जो भी है वाइसराय था, रावलाट एक्ट जब पास किया गया था 1919 में। इस एक्ट क्या था, किस बारे में था ना, गिव अनब्रिडल्ड पावर्स टू द गवर्नमेंट टू अरेस्ट एंड इम्प्रिजन सस्पेक्ट विदाउट ट्रायल, किसी को भी अरेस्ट कर लिया जाएगा अगर सस्पेक्ट लगा तो। देन जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ अप्रैल 13 को 1919 में, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये हुआ था जालियांवाला बाग अमृतसर में लोकेटेड है। और इस टाइम जनरल कौन था, REH डायर नाम के एक जनरल था, और माइकल ओ डायर जो था, इन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर था, जो पंजाब का ही था, और इन्होंने ही गोली चलाने का आदेश दिया था शायद। देन शॉट डाउन इन 1940 इन लंदन, तो इसको बाद में सरदार उधम सिंह ने, जो कि पंजाब का था डेफिनेटली, उन्होंने लंदन में जाकर इसको मार गिराया, तो शॉट डाउन मतलब गोली कर दिया। फिर देखो स्वराज्य पार्टी जो है 1923 में फॉर्म किया गया स्वराज्य पार्टी। तो स्वराज्य पार्टी कब हुआ था, 1923 में। देन साइमन कमीशन आया 1927 में, और देन नेहरू कमेटी रिपोर्ट पब्लिश हुआ 1928 में अंडर द चेयरमैन मोतीलाल नेहरू। तो मैंने कल जब PIQ डिस्कस कर रहा था तब मैंने एक गलत चीज़ बता दिया था कि जो नेहरू कमेटी रिपोर्ट में किसने साइन नहीं किया था, तो वहाँ पर था जवाहरलाल नेहरू ऑप्शन था, और वही सही आंसर था। बट मैंने बोला था कि यार नेहरू कमेटी रिपोर्ट में नेहरू ही साइन नहीं किया था, बट ये नेहरू अलग नेहरू है, एक था मोतीलाल नेहरू और पंडित जवाहरलाल नेहरू। वहाँ पर PT डॉट बोल के भी एक ऑप्शन था जिसको भी मीनिंग नहीं पता था, तो मेरे को आज याद आया कि यार हम पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं ना, तो PT का मतलब शायद पंडित ही होंगे। चलिए, तो नेहरू कमेटी रिपोर्ट में एक्चुअल में इसका चेयरमैन कौन था, मोतीलाल नेहरू था। देन देखो लाहौर सेशन हुआ दिसंबर 31 1929 में, दिसंबर 31 1921 में लाहौर सेशन हुआ। यहाँ पर क्या हुआ, अनफॉल द न्यूली अडॉप्टेड ट्राई कलर फ्लैग, यहाँ पर हमारा इंडिया का जो फ्लैग है ट्राई कलर, वो सबसे पहले प्रदर्शित किया गया, और जनवरी 26 को हमारा इंडिपेंडेंस डे यहाँ पर घोषित किया गया कि हम जनवरी 26 को हमारा इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। देन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था बहुत सारे लंदन में, तो 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ। देखो फर्स्ट में कोई नहीं गया था, सेकेंड में
गांधी गया था, ठीक है, और थर्ड में भी शायद गांधी होता, बट सारे ही फ्रूटलेस था। अब देखो फास्ट कब हुआ था ये याद रखना बहुत जरूरी है। तो फास्ट हुआ था 1930 में नवंबर 12, देन सितंबर दिसंबर 1931 में हुआ था सेकंड वाला, और थर्ड हुआ था नवंबर 17 टू दिसंबर 24 1932 में, ठीक है। तो याद रखने की कोशिश कीजिए, फास्ट हुआ था नवंबर 12 1930 में, देन सेकंड हुआ सितंबर टू दिसंबर के बीच 1931 में, थर्ड हुआ नवंबर 17 टू दिसंबर 24 के बीच में 1932 में। द कम्युनल अवार्ड और मैकडोनल्ड अवार्ड ये इसको कब दिया गया? अगस्त 16 1932 में। ये कम्युनल अवार्ड क्या है ना? एनविसेस्ड कम्युनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मुस्लिम, सिख्स, यूरोपियंस एंड डिप्रेस्ड क्लास। ये कम्युनल रिप्रेजेंटेशन मतलब मुस्लिम सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट के लिए ही वोट कर पाएंगे, तो ये दिया गया अवार्ड। तो इसके ऊपर गांधी ने खूब क्या था एक मतलब गुस्सा हो गया और किया, उन्होंने अनशन स्टार्ट किया, फास्टिंग स्टार्ट किया। तो फिर हुआ पूना और गांधी अम्बेडकर पैक्ट, और फिर पूना पैक्ट। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अम्बेडकर के साथ एक पैक्ट हुआ जहाँ पर हिंदू एंड द डिप्रेस्ड क्लास एग्रीड अपने जॉइंट इलेक्टेड, कि हम हिंदू और डिप्रेस्ड क्लास जो भी है वो हम सेपरेट इलेक्टेड नहीं बनाएंगे, हम साथ में रहेंगे। तो ये अम्बेडकर के साथ ये पैक्ट हुआ एक, जो गांधी ने किया था। देन देखो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास हुआ है 1935 में, अगस्त 4 1935। यहाँ पर प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का इंट्रोड्यूस किया गया, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, और डायरची को एबोलिश किया गया। डायरची कब इंट्रोड्यूस किया गया था? वो हमारा था मॉर्लेमिंटो, है ना, मॉर्लेमिंटो ही था ना, देखा, याद नहीं आ रहा है, यही दिक्कत होगा। तो कम पढ़िए, बहुत कम पढ़िए, इसमें ज़्यादा पढ़ने का कोशिश बिल्कुल मत कीजिए। बाय द वे ये आपका कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, सॉरी। सो जब बाय द वे देख लेंगे फिर बाद में। चलो दिन देखो, दिसंबर 22 1939 में क्या हुआ कि यहाँ पर डे ऑफ डिलीवरेंस यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो जिन्ना ने सेलिब्रेट किया इसको, क्यों? क्योंकि कांग्रेस का जो मिनिस्टर्स था उन्होंने ये सब रेजिग्नेशन दिया तो मिनिस्ट्री से, तो इसलिए इसको डे ऑफ डिलीवरेंस जिन्ना ने इसको, इससे खुशी हुआ कि सारे लोग मिनिस्ट्री से रिज़ाइन कर रहे हैं। और ये ब्रिटिश के अगेंस्ट था, तो ब्रिटिश ने कुछ डिमांड नहीं रखे थे हमारा पॉलिटिशियंस के, इसलिए उन्होंने रिज़ाइन किया था मिनिस्ट्री से। तो बाय द वे डे ऑफ डिलीवरेंस याद रखिएगा, दिसंबर 22 1939 में। देन पाकिस्तान लाहौर रेजोल्यूशन मार्च 24 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास कर दिया गया। और अगस्त और लिन लिथ गो ऑफर ये भी आता है अगस्त 8 में 1940 में। डिक्लेयर्ड दैट द गोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू एस्टेब्लिश डोमिनियन स्टेटस इन इंडिया। 1940 में ब्रिटिश ने बात किया अगस्त 8 को, जिसको बोला जा रहा है अगस्त ऑफर या फिर लिन लिथ गो ऑफर, कि इंडिया को एक डोमिनियन स्टेटस दे दिया जाएगा। नाउ विनोबा भावे, क्योंकि तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा है और इंडिया को पार्टिसिपेट करने के लिए बोला जा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सारे लूसेंट से पढ़ के ही मेरे को समझ में आया थोड़ा बहुत जो भी है। तो ये एक फ़ायदा है कि सिर्फ अगर आप वन लाइनर पढ़ोगे तो वो अंडरस्टैंडिंग आपका बनेगा नहीं, है ना, कि यार लिंक नहीं कर पाओगे, रटना ज़्यादा पड़ेगा। तो ये तो है बट क्या, खैर चलिए। विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडिविजुअल सत्याग्रही। इसके बाद क्या होता है कि हर लोग इंडिविजुअली क्या करते हैं, वो फास्ट स्टिंग स्टार्ट करता है, सत्याग्रही बन जाता है, ठीक है, अनशन शुरू कर देते। तो विनोबा भावे जो था इन्होंने फास्ट ऐसा सत्याग्रही था कि खुद से, मतलब ऐसा कोई लीडर नहीं है, मतलब लीडर नहीं है, बस खुद से ऐसा कुछ था वहाँ पर लिखा, इंडिविजुअल सत्याग्रही बोला जाता है इनको। देखो देन क्रिप्स मिशन जो है ये मार्च टू अप्रैल 1942 में आया। देन गांधी रिमार्क्ड ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए क्रैम्बलिंग बैंक। अब स्टार्ट होगा क्विट इंडिया मूवमेंट अगस्त 8 1942 में। ये देखो क्रिप्स मिशन आ रहा है अप्रैल में और अगस्त में हमारा स्टार्ट करेंगे क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी घोषणा करेंगे। तो 1942 में स्टार्ट होता है। और ये जो टर्म है क्विट इंडिया ये एक्चुअली कॉइन किया गया था यूसुफ मेहर अली के द्वारा। यूसुफ मेहर अली इस टर्म को कॉइन किया था क्विट इंडिया। नाउ CR फॉर्मूला 1944 चक्रवर्ती राजा गोपालाचारी ऐसा कुछ नाम है फार्मूला, ये इन्होंने 1944 में दिया था, क्या फार्मूला नहीं पता। वेवल प्लान एंड शिमला कॉन्फ्रेंस ये कब हुआ था? जून 14 से लेकर जुलाई 14 तक, मतलब एक मास चला था 1945। वेवल प्लान या फिर शिमला कॉन्फ्रेंस। देन देखो INA इंडियन नेशनल आर्मी, INC था, ये है INA इंडियन नेशनल आर्मी। ये था ब्रेन चाइल्ड ऑफ मोहन सिंह इसका प्लान किए थे। फिर रास बिहारी बोस ने इसको फॉर्म किया था 1942 में और फिर रीऑर्गेनाइज किया इसको सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में। याद रहेगा मोहन सिंह ने इसका जो है प्लान डेवलप किया था, यानी ब्रेन चाइल्ड था उनका। फिर रासबिहारी बोस ने इसको 1942 में इसको फॉर्म किया और सुभाष चंद्र आके 1943 में इसको रीऑर्गेनाइज किया।
ठीक है। देन देखो कैबिनेट मिशन मार्च टू जून 1946 कैबिनेट मिशन आया है। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड एटली और पैट्रिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स एंड एवी अलेक्जेंडर वर मेंबर्स ये कैबिनेट मिशन का, ठीक है। तो ये तो जो भी था, तो इसके प्लान के बाद देखो माउंटबेटन प्लान आया है जून 3 1947 में, और यही फाइनल था कि लॉर्ड माउंटबेटन रिप्लेस्ड लॉर्ड वावेल को रिप्लेस करता है। और ये प्लान था पाकिस्तान की मतलब इंडिया को डिवाइड करने का। तो पाकिस्तान का जन्म हुआ इस प्लान के अकॉर्डिंग, और बाय अगस्त 15 1947 ऑल स्टेट्स एक्सेप्ट कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद, ये 3 स्टेट के अलावा बाकी सारे स्टेट्स हमारे को लेकर इंडिया बने और पाकिस्तान उधर बन गए, ठीक है। तो इन्होंने बाद में आकर इंडिया के साथ ज्वाइन किया, हैड साइन द इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ एक्सेशन विथ इंडिया। बाकी स्टेट्स वो 15 अगस्त के अंदर ही कर दिया था, इन तीनों ने नहीं किया था तब, कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद, ठीक है। तो याद रखिएगा कौन कौन नहीं किया था, कश्मीर, जूनागढ़ एंड हैदराबाद। तो ये लगभग हमारा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया। मॉडर्न हिस्ट्री के 2 ही यहाँ पर हेडिंग दिया गया है, देखो द रिवोल्ट ऑफ 1857 एंड इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल 1885 टू 1947। तो लगभग हमने बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें नोट डाउन किया, पढ़े, आप पता नहीं कितने याद रख पाएंगे, बट डेफिनेटली इसके बाहर भी कुछ चीज़ें हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि इसके अंदर ही सारी चीज़ें हैं, या मैंने तो आपको बताया कि मैं जस्ट लूसेंट में जितना चीज़ें दिया हुआ है और उनमें से जो इन्फॉर्मेशन मेरे को लगा कि यार हाँ ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने PYQ उसको देख रहा था, तो उस एप्टीट्यूड से मैंने चूज़ किया इन्फॉर्मेशन को और थोड़ा नोट बनाया, तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। हम वर्ल्ड हिस्ट्री की तरफ मूव करते हैं। तो देखो वर्ल्ड हिस्ट्री के टॉपिक्स बहुत सारे मेंशन्ड है, जैसे कि पहले ही है हमारा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, इकोनॉमिक डिप्रेशन, देन लेबर पीजेंट क्लास इशूज, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया इन 20th सेंचुरीज, फीचर्स ऑफ कॉलोनियल सोसाइटी इंडिया। अब इसमें से थोड़ी क्वेश्चन पूछे जाएंगे भाई, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया मतलब कैसे पूछे जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन का ट्रेंड जो है ऐसे एक ही साल का क्वेश्चन मेरे को मिला है 2018 का, तो ट्रेंड में नहीं बता सकता, बट मेरे को लगा कि ये सारी चीज़ें फैक्चुअल ही है ना। और ये लूसेंट में बाकी सारे पॉइंट की कोई बात नहीं था, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन था, इकोनॉमिक डिप्रेशन था, बट वहाँ पर कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया गया है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के, फैक्ट्स कुछ है ही नहीं। तो ठीक है, तो देखो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में सिर्फ मैंने एक ही लाइन लिखा है, स्टार्टेड इन ब्रिटेन, क्या कर सकते हैं, तो ब्रिटेन के बाद बाकी सारे देशों में ये छा जाता है, और बाकियों में कुछ नहीं पड़ा यहाँ पर। फिर मैं चला जाता हूँ फ्रेंच रिवोल्यूशन में। फ्रेंच रिवोल्यूशन में देखिए, गेव ह्यूमैनिटी न्यू आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। तो ये 3 टर्म फ्रेंच रिवोल्यूशन से आया है, डेवलप हुआ, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। देन बिगन इन 1789। तो फ्रेंच रिवोल्यूशन एक्चुअल में इसका जो मतलब छोटी छोटी जो शुरुआत है ना, जैसे कि हमने रिवोल्ट ऑफ 1857 में पढ़ा कि जब मंगल पांडे ने वैसा किया तब शुरू हुआ, बट फिर एक्चुअल में रियली स्टार्ट हुआ 10 मई को, ऐसे करके ऊपर है। ऐसे ही 1718 में एक्चुअल में स्टार्ट हुआ था जब किंग था लुइस 14, बट एक्चुअल जो रिवोल्यूशन है वो स्टार्टेड विथ फॉल ऑफ बैस्टिल फोर्ट, जबकि किंग था लुइस 16। द फर्स्ट रिपब्लिक वाज प्रोक्लेम्ड ऑन सितंबर 21 1792, और यार था 1792, ठीक है। किंग लुइस 16 एंड हिज क्वीन मैरी एंटोनेट वर beheaded on the guillotine on June 21 1793 एंड अक्टूबर 16 1793 रेस्पेक्टिवली। मैं बोलूँगा कि फ्रेंच रिवोल्यूशन का एक स्टोरी को एटलीस्ट आप सुनिए यूट्यूब में, या फिर NCERT में भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मतलब ये स्टोरी काफ़ी अच्छा लगा मेरे को सुन के। तो बाय द वे वहाँ पर आपको ज़्यादा काम में नहीं आएगा, क्योंकि वो फैक्ट के ऊपर एम्फसाइज नहीं कर रहे वो लोग, मैं आपको पहले भी बताया था। तो बट आप स्टोरी के रूप में याद रखने के लिए, समझने के लिए कि चीज़ हुआ क्या था, तो क्या था कि आप इन्फॉर्मेशन को मेमोराइज करने में आपको थोड़ा इंटरेस्ट जगे, तो वो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इतना ही नोट डाउन किया है मैंने, है ना। हाँ चलो, आपको वीडियो देखेंगे तो आपको 2 आवर्स 1 आवर्स ऐसा वीडियो मिल जाएगा, तो आप देख लेना आपके हिसाब से मन करे तो। अब देखो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात करते हैं, तो जुलाई 28 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया और ये चला 1918 नवंबर 11 तक। द इमीडिएट कॉज ऑफ द वॉर क्या था, बहुत सारे कॉज थे, उसके सबसे इमीडिएट कॉज ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मैंने, है ना, क्योंकि बहुत दिन से मैं टॉलरेट कर रहा हूँ, आप नहीं कर पाएंगे, तुमने ये कर दिया बस चलो वार घोषणा कर दे, तो वो इमीडिएट कॉज होता है। तो ये क्या था इमीडिएट कॉज कि मार्टर ऑफ आर्च ड्यूक फर्डिनेंड, ये ऑस्ट्रिया का प्रिंस था, इनको मार दिया गया, और इसका वाइफ को भी मार दिया गया जो कि नाम था सोफी। तो ये नाम याद रखिएगा। कहाँ मार दिया गया इसको सेराजेवो में, जो कि बॉस्निया का कैपिटल था, वहाँ पर उन्होंने घूमने गए थे शायद। अब देखो वर्ल्ड वॉर में 2 पावर थे, एक था सेंट्रल पावर और थे एलीज और एंटेंटे पावर, ठीक है। तो सेंट्रल पावर में क्या था, जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, टर्की। अब देखो इसमें सवाल पूछा कि भाई कौन सी कंट्री कब ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर को,
तो टर्की ने एंटर किया था नवंबर 1914 में, और डेफिनेटली मंथ भी लगा हुआ है साल के साथ, तो याद रखना पड़ेगा कि टर्की ने कब ज्वाइन किया वर्ल्ड वॉर 1 को, नवंबर 1914 में। देन बुल्गारिया आता है अक्टूबर 1915 में, ठीक है, और ये जर्मनी और ऑस्ट्रिया तो पहले दिन से ही है, 28 जुलाई 1914। अब एलीज की तरफ से देखो इंग्लैंड है, फ्रांस है, सर्बिया है, बेल्जियम है, जापान है। इसका डेट कुछ दिया नहीं गया था तो मैं कहाँ से लाऊँ, तो जो लूसेंट में था वही, ठीक है। तो इंग्लैंड, फ्रांस, सर्बिया, बेल्जियम, जापान, ये सारे हैं। फिर रासिया, इन्होंने देखो लेफ्ट किया, लेफ्ट दिसंबर 1917, तो आपको यही एक ही मिलेगा रासिया, जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को लेफ्ट किया था दिसंबर 1917 में, बाकी कोई लेफ्ट नहीं किया, तो आई थिंक रासिया को याद रखना काफ़ी है। और बाकी देखो इटली का एंटर किया अप्रैल 26 में, एंटर किया 1915 में। देन रोमानिया एंटर कर रहा है अगस्त 1916 में। देन यूएस एंटर कर रहा है अप्रैल 6 1917 में, ठीक है, 15, 16, 17 याद आएगा, इटालिया, रोमानिया एंड यूएसए। 15, 16, 17 इटली एंटर कर रहा है अप्रैल 26 1915, रोमानिया अगस्त 1916 एंड यूएसए 6 अप्रैल 1917। अब देखो लीग ऑफ नेशंस इस वार के बाद फॉर्म किया जाता है जनवरी 10 1920 में। इसका हेडक्वार्टर बन रहा है जेनेवा, स्विट्जरलैंड में लोकेटेड है, और इस टाइम का जो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका था वो था वुड्रो विल्सन, ठीक है। अब देखो रशियन रेवोल्यूशन 1917, तो रशिया में जार की शासन चलता था, तो सही समय जार कौन था उस समय, जार निकोलस II एस्टेब्लिश द आइडियोलॉजी ऑफ मार्क्सिज्म। और इनका जो गवर्नमेंट था दो ग्रुप में फिर बटे, एक था मेंशेविक्स और एक था बॉल्शेविक्स। तो मेंशेविक जो था ये माइनॉरिटी था, ठीक है, मतलब इसका नंबर कम था, इसमें PYQs बने था, ठीक है, बने थे, तो उसी से दौरान मेरे को ये इन्फॉर्मेशन पता चला, ऐसे लूसेंट पे वो इन्फॉर्मेशन मेंशन नहीं है, ठीक है। तो देखो मेंशेविक ने क्या था, ये लिबरल था एंड डेमोक्रेटिक था। इनकी जो मतधारा था, चिंता भावना था, उनसे डेवलप हुआ सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट। और बॉल्शेविक ये थोड़ा रेडिकल था, इसका लीडर था लेनिन, और यहाँ से बनता है कम्युनिज्म का कॉन्सेप्ट। देन इन 1923 USSR फॉर्म्ड एंड लेनिन डाइड इन 1924 एंड वाज सक्सीडेड बाय स्टालिन, जो कि ना 1853 तक राज करता है। अब सोवियत यूनियन ऑफिशियली डिसॉल्व्ड ऑन December 25 1991। CSI फॉर्म्ड उसके बाद, कॉमनवेल्थ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब 12 इंडिपेंडेंट स्टेट्स CIS के साथ है, ठीक है। अब देखो इकोनॉमिक डिप्रेशन कब स्टार्ट हुआ, 1929 में, और ख़त्म हुआ 34 में जाकर। तो इसको वॉल स्ट्रीट क्रैश भी बोला जाता है, ठीक है, वॉल स्ट्रीट क्रैश भी बोला जाता है। इकोनॉमिक डिप्रेशन स्टार्ट हुआ था अक्टूबर 1920 से इन USA। अब देखो फैसिज्म इन इटली। In 1919, Benito Mussolini founded the Italian Fascist Party, which won 35 seats in 1924 elections। देखो इनका कहानी तो बहुत कुछ होंगे, बट पता नहीं कौन क्या पूछ ले, मेरे को क्या पता, फिर तो मेरा एग्जाम ही क्रैक हो जाता। चलो, तो लूसेंट में मेरे को लगा जो चीज़ें मेंशन था उनमें से यही लगा कि यार एक ही इन्फॉर्मेशन है, बाकी आप देख लेना। देन देखो नाजीज़म इन जर्मनी। इन जनवरी 1933 प्रेसिडेंट हिंडनबर्ग अपॉइंटेड हिटलर एज चांसलर। तो नाजीज़म में ये जर्मनी में सब कुछ अच्छा चल रहा था, आई थिंक रिपब्लिक ही था वहाँ पर, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट था। तो फिर हिंडनबर्ग आके प्रेसिडेंट था, वो हिटलर को चांसलर के दौर में नियुक्त किया, और हिटलर धीरे धीरे पूरा कंट्री का कंट्रोल खुद के हाथ में ले लिया और एक डिक्टेटर बन गया। हिटलर अपॉइंटेड रुडोल्फ हेस एज डेप्यूटी फूहिरर, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट होगा, तो ये स्टार्ट हो रहा है September 1 1939 में, और चल रहा है कब तक, September 2 1945 में, ठीक है। तो डेट आसान है, सितंबर में ही स्टार्ट हो रहा है, एंड हो रहा है 1 और 2 में। अब देखो द इमीडिएट कॉज क्या था इसका, कि रिफ्यूज ऑफ पोलैंड टू सरेंडर अंडर जर्मनी। जर्मनी पोलैंड को सरेंडर करने के लिए बोला था, कुछ रीज़न होंगे, तो पोलैंड ने नहीं किया, तो जर्मनी ने पोलैंड में इन्वेट करना स्टार्ट किया September 1 1939, और पोलैंड ने फिर से 3 सितंबर को वार घोषित कर दिया। फिर यहाँ पर भी 2 पावर थे, एक था एक्सिस और सेंट्रल पावर, जिसमें थे जर्मनी, इटली, जापान, ठीक है। जर्मनी पहले स्टार्ट कर रहा है, इटली फिर बाद में ज्वाइन कर रहा है। इटली में था बेनिटो मुसोलिनी, ये एंटर कर रहा है जून में 1940 में, ठीक है। और जापान एंटर कर रहा है देखो 1941 में दिसंबर में, ठीक है। तो याद रखिएगा, इटली ज्वाइन कर रहा है जून 1940, जापान दिसंबर 1941। एलिज में कौन कौन थे, ग्रेट ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, यूएसएसआर थे, तो इन्होंने एंट्री लिया था यूएसएसआर जून 1941 में। और यूएस एंटर कर रहा है December 8 1941 में, सारे देखो सब 1941 के ही अंदर एंटर कर गया था। और चाइना एंटर कर रहा है December 1941 में, यूएसए December 8 1941, जून एंट्री ले रहा है, यूएसएसआर एंट्री ले रहा है जून
1941 में, ठीक है। जापान इधर लिया है सेंट्रल पावर में दिसंबर 1941 में, इटली लिया था जून 1940 में, ठीक है। अब देखो ऑन अगस्त 6 1945 एन एटम बॉम्ब कॉल्ड लिटिल बॉय वाज ड्रॉप्ड ऑन हिरोशिमा, जापान में डेफिनेटली लोकेटेड है। तो इसके बाद बोला गया जापान को सरेंडर करने के लिए बोला गया, बट जापान ने रिफ्यूज़ किया इस घटना के बाद भी। तो फिर से 9 अगस्त को और भी एक एटम बम गिराया गया जो जिसका नाम था फैटमैन, और ये नागासाकी के ऊपर गिराया गया था, ठीक है। अब देखो विथ जापानीज सरेंडर, तो इसके बाद जापान सरेंडर कर दिया गया। और इधर भी लग रहा है एटम बम फट गया चलिए, तो आबोहवा खराब है, ख़त्म भी हो गया है टॉपिक, ठीक है। तो इस वीडियो यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। विथ जापानी सरेंडर, जापान जब सरेंडर करता है सितंबर 2 1945 में, उस दिन ये जो है वर्ल्ड वॉर क्या वर्ल्ड वॉर 2 एंड होता है। तो देखो किसने स्टार्ट किया था, जर्मनी ने स्टार्ट किया था, और जापान के सरेंडर करने से वार ख़त्म हुआ। और ज़्यादा जो डैमेज तो पूरा वर्ल्ड को ही हुआ था, बट डेफिनेटली जापान को ज़्यादा हुआ था। फिर देखो यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन अक्टूबर 24 1945, मतलब इसके बाद बनता है यूएनओ, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बने थे वही, वो क्या था उसका नाम, अरे भूल क्यों गया उसको, वुडरो विल्सन ने फॉर्म किया उसको, याद नहीं रहा, एग्जैक्ट याद है, ऑप्शन मिलेगा तो मैं बता दूंगा, ठीक है। तो यूएसए एंड यूएसएसआर, ये दो कंट्रीज, मतलब यूएसएसआर तो बहुत सारे कंट्रीज के लेकर मिले हैं, कंट्रीज मिलके बने हैं। तो यूएसएसआर एंड यूएसए इमर्ज्ड एज द मोस्ट पावरफुल नेशन इन द वर्ल्ड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। तो ख़त्म हो रहा है अक्टूबर 24 1945 में वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म हुआ, और यहाँ पर यूएसएसआर इसके बाद पावरफुल नेशन बन गया, ठीक है। तो यहीं तक मैंने नोट किया है कुछ इन्फॉर्मेशन। देखो आई होप कि टॉपिक में जितने मेंशन्ड है वो सारे चीज़ें कवर किया है। अब कितना एक्सटेंड तक कवर हुआ है वो मेरे को नहीं पता। तो मैंने नेक्स्ट एक प्लान बनाया है। नेक्स्ट प्लान ये है कि मैं ये जो लूसेंट का जो मटेरियल यहाँ पर दिया गया है, तो मेरे पास एक सीक्रेट ऐप है, सीक्रेट ऐप नहीं है कि आप मेरे मिला है बाय चांस। तो वहाँ पर क्या है कि मैं अगर इसको पिक टूल के वो कंटेंट दूँ, ठीक है, तो क्या करेगा वो मेरे को क्वेश्चंस दे देगा जो कि एसएससी में आए हुए हैं या फिर यूपीएससी एग्जाम में आए हुए हैं। अभी तक तो सिर्फ यूपीएससी और एसएससी में आने वाले क्वेश्चंस ही वो सजेस्ट कर रहा है। तो मैं वो क्वेश्चन को नोट डाउन करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा इन द फॉर्म ऑफ पीपीटी डेफिनेटली, ठीक है। पीपीटी फॉर्म में आपको शेयर करूंगा या फिर पीडीएफ जो भी है, क्योंकि मैं उसका स्क्रीनशॉट ले लेकर उसका आंसर भी दिया हुआ है वहीं पे, तो वो चीज़ें मैं पढ़ूंगा अब और डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूंगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने लास्ट तक देखे हो तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।